गुड फॉर हेल्थ, तो ये भी खट्टा होता है। एल्यूमिनियम है। अब क्या सीन बताएं एसिड्स की। लास्ट टाइम बहुत दफ़ा से एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है कलर की। तो ये क्या चक्कर आएगा आपको, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। तो फिर इन सॉल्ट्स को हटाना होता है, पानी होता है डेफिनेटली, कुछ भी खाएं तो पैदा तो होता है। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। सो अब हम क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस सॉल्ट्स में जो टॉपिक शुरू करने जा रही हैं, दैट इज बेसिकली जनरल प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आखिर एसिड्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा दो किस्म की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बेसिकली बात करते हैं कि किसी भी एसिड या बेस वटएवर सो, इसका कलर क्या है, इसका टेस्ट क्या है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर आप बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हम चेक करते हैं कि आखिर एक केमिकल यानी कोई एसिड ले लिया अगर हमने, तो वो दूसरे केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट्स में क्या देगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल का मतलब होता है तबई, तबई का मतलब होता है ज़ाहिरी, जो नज़र आती हैं। जैसे कि ये ज़ाहिरी है कि अगर खट्टा आपको महसूस हो कोई तेज़ाब, तो तेज़ाब खट्टे होते हैं। जैसे कि अनराइप मीन जो पके नहीं हैं, कच्चे कच्चे सिट्रस फ्रूट्स। जैसे अगर कोई सिट्रस फ्रूट्स ले लें आप, लेट्स से दैट के माल्टे वगैरह भी कच्चे हैं, तो दे आर वेरी वेरी सोर, खट्टे होते हैं। इवन आप लेमन जूस भी कभी ट्राई कीजिएगा, इट्स अ गुड फॉर हेल्थ, तो ये भी खट्टा होता है। दूसरे हाथ पे अगर आप देखें तो अगर ये खट्टे होते हैं तो ये बिटर होते हैं। बिटर का मतलब है कड़वे, और ये स्लिपरी फील करवाते हैं। मतलब आप बेस हाथ में लेंगे, स्पेसिफिकली मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप हाथ पे लेंगे तो आपको फील होगा स्लिपरी, यानी कि जैसा साबुन वगैरह होता है तो आप हाथों से निकल जाता है। इट जस्ट बिकॉज कि उसमें काफ़ी बेस डाली होती है, तो लिहाजा जो बेसिस होती हैं दे हैव अ बिटर टेस्ट। आप कभी साबुन को ट्राई कीजिएगा, चख के देखिएगा, तो आपको कड़वा सा महसूस होगा। ये हो सकता है रात में थोड़ी सी झाग भी निकले। ओके, सो सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं तो दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी जो लिटमस पेपर होता है, अगर आप ब्लू कलर का डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, वो तेज़ाब में जाने के बाद क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। और यहाँ पर उल्टा सीन होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे बेस है, यू हैव बेस, आई होप आपको नज़र आ रहा है, और बेस में आपने क्या डाल दिया, आपने यहाँ पे तो ब्लू लिटमस डाला था, यहाँ पे रेड लिटमस डालेंगे, और रेड लिटमस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस में जाने के बाद ब्लू हो जाएगा। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई ये लिटमस के कलर चेंज करके हमें बता देते हैं प्रेजेंट है। लेट्स से दैट आपका शौक पैदा हो रहा है कि आप रेड लिटमस डाल दें इसके अंदर एसिड में, तो रेड लिटमस रेड ही रहेगा। और अगर आप कह रहे हैं चले हम बेस में ब्लू लिटमस डाल देते फिर देखें क्या होता है, तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। तो लिहाजा कलर चेंज कैसे होंगे, अगर ब्लू लिटमस आप डालेंगे एसिड में तो वो रेड हो जाएगा, और जो रेड लिटमस अगर आप बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो ये मतलब उल्ट होता है। ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता दी, ये भी चेक कर लिया ना आपने फिजिकली। उसके बाद कॉरोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कॉरोसिव मीन जला देने वाले, चुभने वाले, चुभने वाले होते हैं। और यहाँ पर ये तो नॉन कॉरोसिव होते हैं, लेकिन कुछ बेसिस जो हैं वो कॉरोसिव होती हैं। जिस तरह कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो खालिस हालत में हो, तो उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को कह सकते हैं कि दे आर कॉरोसिव इन नेचर। ये थोड़ी सी चुभने वाली होती है। मतलब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाथ पे हिलाते रहेंगे तो आपको थोड़ी सी स्मेल भी आ सकती है, यानी आपको थोड़ा सा चुभन सी महसूस हो गया, ऐसा लगा स्किन जल सी रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो कंडक्ट करता है। तो
ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप लेट्स से दैट क्या करेंगे, आप लेट्स से दैट आपके पास जो है सॉल्यूशन है किसका, एसिड का, अगर उसमें आप तारे लगाएंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, तो आप देखेंगे बल्ब जलेगा। यानी कि मतलब जिस तरह आप बैटरीज में भी एसिड डाल देते हैं, क्यों डालते हैं बैटरीज में एसिड, क्योंकि अच्छे कंडक्टर होते हैं, बैटरीज की लाइफ ज़्यादा कर देते हैं। तो बहरहाल अभी तो एसिड वाली बैटरीज का तकरीबन कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। अब तो पेस्टेड बैटरीज आ रही हैं जो कि ऑलरेडी इनकी लाइफ होती है 3-4 साल। तो ये जो पानी वाली बैटरी यानी एसिड वाली बैटरीज, इनका तस्वुर ख़त्म किया जा रहा है। बहरहाल ये आप कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स। और यहाँ से हम बेसिस को भी इसी तरह से नॉमिनेट करेंगे। बेस भी पानी में हो बहुत से आइंस पैदा करती है। बेस क्या पैदा करेगी, सोडियम आइंस पैदा करेगी, हाइड्रोक्सी आइंस पैदा करेगी। दैट मेक्स एन आइडिया कि ये भी अच्छी कंडक्टर कहलाएगी। तो लिहाजा ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। चले अब चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात तो कर ली है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है एसिड्स की और कौन सी बेसिस की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के साथ साथ हम कुछ और भी पढ़ेंगे, दैट इज़ यूजेस। हम एसिड के यूजेस भी पढ़ेंगे और बेसिस के यूजेस। जी तो प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ना थोड़ा सा स्क्रिप्ट होना चाहिए। अब हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स की अगर हम आपसे बात करते हैं तो वी हैव अ एसिड H2SO4 एंड वी हैव अ एसिड HCl। तो H2SO4 और HCl जो है ये हमारे पास एसिड्स हैं। तो अब हमने H2SO4 के रिएक्शंस को चेक करना है, फिर हमने बाद में HCl के रिएक्शंस को चेक करना है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि H2SO4 को कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। तो H2SO4 को जो है वो रिएक्ट करवाया जाएगा जिंक के साथ, ठीक है। जिंक एक धात होती है। लेट्स से दैट आपके पास एसिड है और आपने एसिड में जो है वो क्या डाल देना है, जिंक का धात डाल देनी है और फिर देखें क्या होता है तो इसके अलावा अगर आप बात करें कि H2SO4 के साथ किसका रिएक्शन करवाया जाएगा, तो H2SO4 के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाया जाएगा। दिस नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या नाम है इस कंपाउंड का, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद अगर आप मजीद बात करते हैं तो वी हैव अ कंपाउंड, उसका नाम होगा कॉपर ऑक्साइड। यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जो है वो करवाया जाएगा किसके साथ, एसिड के साथ। इसके अलावा आयरन सल्फाइड FeS, आयरन सल्फाइड, इसके साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से रिएक्शंस हैं, इनको हम कर लेते हैं। तो लेट्स ट्राई आउट दिस रिएक्शंस। देखें अगर आप लेट्स से दैट कि H2SO4 का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं किसके साथ, जिंक के साथ, तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगा। मैं आपको अभी एक मेथड बताता हूँ इसको रिएक्शंस को करने का, आयनाइजेशन मेथड। इसमें क्या होगा, जो H2SO4 है, मतलब ये आपने बस प्रैक्टिस करना है, रफ काम है। वैसे इक्वेशन ही आपने लिखनी होती है, इसके ऊपर छोटी स्टेटमेंट लिखनी होती है कि व्हेनेवर वी ऐड जिंक मेटल इन एसिड द रिएक्शन, द विग्रस रिएक्शन टेक्स प्लेस। विग्रस मीन बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा। एंड विद एफर्विसेंस यानी बबलिंग, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एंड जिंक सल्फेट सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये आप इंग्लिश में लिख दें, ठीक है, और नीचे ये रिएक्शन कर दें। लेकिन ये रिएक्शन मतलब होगा कैसे, ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन है ना कि प्रोडक्ट्स क्या होंगी, तो आपको पता नहीं होता अमूमन। तो लिहाजा उसके मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, सल्फेट क्या बनेगा, -2, और जिंक क्या हो जाएगा, +2। +2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको ब्लैक से लिख लेता हूँ। ओके, सो जिंक सल्फेट बन गया और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। ये जो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये दोनों ही आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और फिर आपको हाइड्रोजन गैस बनती हुई नजर आएगी। सो दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन, राइट। सब चलते हैं हम अगले रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन हमें समझाता है कि जो H2SO4 है, अब उसने रिएक्शन करना है किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। इसको भी आयनाइज कर लेते हैं। इसका तो सेम ही होगा ना, H+ और सल्फेट क्या होगा, यहाँ से सोडियम बनेगा और क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा।
तो सॉरी -1 होगा क्योंकि ये +1 है, तो ये क्या होगा नेगेटिव। अब ये जो -1 है ये पॉजिटिव से आकर कंबाइन कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव साइड किससे करेगी कंबाइन, नेगेटिव से। तो लिहाजा ये देखिए दोनों कंबाइन कर सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये +1 चार्ज है ये, तो लिहाजा क्या करना पड़ेगा 2 मोल करना पड़ेगा, यानी एक और सोडियम लाना पड़ेगा ताकि चार्जेस कंप्लीट हो जाए, कंपैरिजन कंप्लीट हो जाए चार्जेस का। देखें ना यहाँ पर जो है हमारे पास 2 चार्जेस हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज था, तो लिहाजा 2 चार्जेस करने पड़ेंगे ना यहाँ पे भी, ताकि ये 2 हैं, ये एक के पास 2 हैं, और ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएंगे चार्जेस 2 हो जाएंगे। तो दैट मेक्स एन आइडिया। तो 2 सोडियम, राइट, सो लेट्स डू द रिएक्शन। 2 सोडियम और साथ क्या जुड़ेगा सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अब देखो ये हमारे पास एक चार्ज और ये भी एक चार्ज है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, है ना, और ये भी आपस में दोनों मिल जाएंगे। जैसे ये मिलेगा ऐसे ही ये मिल जाएगा, और क्या बनेगा प्रोडक्ट में H2CO3, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और ये 2 मोल बनेगा ना, क्योंकि 1 मोल ये बन रहा है और 1 मोल ये बन रहा है, तो लिहाजा इसको आप माइनस कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मोल ही लिखूंगा ना यहाँ पे। अच्छा याद रखना, जब भी कार्बोनिक एसिड बने तो आपने इसको हमेशा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में लिखना होता है। प्रोडक्ट में जब भी कार्बोनिक एसिड बने, भूलनी नहीं है बात, जब भी प्रोडक्ट में क्या बने कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बने, तो उसको आपने तोड़ देना होता है पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये लिखना होता है, ये नहीं लिखना होता, ठीक है। भूल जाएंगे तो फिर ठीक होगा किसी हद तक, लेकिन ये है कि ये अनस्टेबल होता है, बनता तो ये है ना, ये तो रहता ही नहीं है सिस्टम के अंदर, तो लिहाजा ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। तो हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ओके, तो जल्दी से अगले रिएक्शन कर लेते हैं। अगले रिएक्शन में क्या सीन हो रहा है कि H2SO4 का रिएक्शन हम कर रहे हैं, किसके साथ अब करेंगे, कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखें दोबारा से, आपको याद हो गया होगा H+ और H+, और यहाँ पर क्या आएगा सल्फेट -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉपर। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज लिखूँ, और इस पर क्या लिख दूंगा, एक है ना दोनों, ये भी एक है और ये भी, तो इस पर अगर मैंने जो चार्ज लिखा है वही इस पर चार्ज लिखूंगा ना, लेकिन इसका नेगेटिव होगा और इसका पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किससे मिलेगा, ये मिल सकते हैं आपस में, क्यों मिल सकते हैं, हाँ स्टेबल चार्जेस, दोनों सेम चार्जेस, सो कॉपर सल्फेट सॉल्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा। और देखो क्या ये मिल सकते हैं दोनों आपस में, यस, तो क्या बन जाएगा, तो इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, आई होप सो आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा। सो कॉपर सल्फेट प्लस H2O, आई होप कि आपको ये भी रिएक्शन इजी लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अगला रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगले रिएक्शन में क्या पूछा जा रहा है उसको देख लेते हैं। अगले रिएक्शन में H2SO4 है, ठीक है ना, इनका सबके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ ना मैं, इनका जो है मैं सबके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, और सब इसके साथ किसके साथ करूँगा, आयरन सल्फाइड के साथ। तो लिहाजा ये देखें, ये हो जाएगा H+, और सल्फेट क्या हो जाएगा -2, और आयरन क्या हो जाएगा +2, और सल्फर क्या हो जाएगा -2। आयरन अगर +2 है तो किससे मिलेगा, नेगेटिव, ये चार्जेस 2 है ना, और ये भी 2 मिल जाएंगे ना पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बनेगा, हाँ आयरन सल्फाइड, क्या बनेगा, हाँ इसे आप कह सकते हो फेरस सल्फाइड। ओ दोबारा वही बन गया, सल्फेट बनेगा ना, मैं वही सोच रहा हूँ दोबारा कैसे बन गया, सल्फेट बनेगा, ओके। और ये जो सल्फाइड है किससे मिल जाएगा, तो ये H2S गैस बनेगी, ये एक गैस है वोल्केनो इरप्शन में पैदा होती है। तो ये तो देखिए हमने एसिड के रिएक्शंस कर लिए, सो दीज आर दी एसिड रिएक्शंस जो मैंने आपको सिखा दिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। स्टूडेंट्स अब हम एसिड की यूजेस की बात कर लेते हैं ताकि हम इस एसिड के टॉपिक्स को कवर अप कर लें, ठीक है। अब देखिए एसिड्स के रिएक्शंस कर लिए हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी थोड़ा समझ लिया है। अब हम एसिड के कुछ यूजेस के बारे में, और बड़ा इंपॉर्टेंट है एसिड के यूजेस याद रखना, ठीक है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से इसको याद रखना है। और आपको बोर्ड में ऐसे ही सवाल आ सकता है कि H2SO4 को इससे रिएक्ट कर दो, इससे कर दो, इससे कर दो, इससे कर दो, इस तरह के रिएक्शंस आपको आ सकते हैं, तो लिहाजा आपने इनको इसी तरीके से तैयार करना है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स में अब HCl के रिएक्शंस की, ठीक है। रिएक्शन ऑफ HCl, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
with different elements and compounds. तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम जो HCl है इसका रिएक्शन जो है एल्यूमिनियम से किया जाता है याद रखिएगा। और इसके अलावा और से बहुत से कंपाउंड हैं जिनके साथ HCl का रिएक्शन किया जाता है। अब जो आपकी बुक में सिलेबस में मौजूद है हम सिर्फ वही रिएक्शंस करेंगे, बाकी होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन HCl को जो बुक में करवाए हुए हैं वही करेंगे ताकि सिलेबस को हम कंट्रोल तरीके से कवर अप कर लें। तो स्टूडेंट्स ये सब मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए कि HCl के हमने किस किस के साथ रिएक्शंस करने हैं। तो लेट्स ट्राई विद फर्स्ट ऑफ ऑल HCl का रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। तो अगर आप HCl के रिएक्शन विद एल्यूमिनियम करेंगे तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक HCl, राइट। HCl को ब्रेक कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। और एल्यूमिनियम पे आपको पता है क्या चार्ज होता है, दैट इज़ +3। तो अब ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे, राइट। लेकिन चार्ज सेम नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा। 3 मोल्स यहाँ कर देते हैं ताकि चार्ज को सेम करना है हमने, है ना। नेगेटिव को किसके साथ सेम करना है, पॉजिटिव के साथ। ये इस पे चार्ज और इस पे चार्ज अब क्या हो गया, ये तीनों का चार्ज मिला के क्या हो गया, -3 हो गया। इसका सिंगल का ही चार्ज क्या है, तो अब ये आपस में क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। एक एल्यूमिनियम होगा और क्लोरीन कितने होंगे, 3। और यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि जो हाइड्रोजन है ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब इसको आप आगे मजीद चार्ज के तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं वो भी, या बैलेंस करना चाहते हैं तो कर लें। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। तो ऐसा करते हैं क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर अगर आप 3 लगा देते हैं, लेट्स से दैट यहाँ 3 लगा देते हैं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो लिहाजा लेट्स से दैट के अब यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस है तो यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ पे क्लोरीन 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 6 क्लोरीन कर दें, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कर दें और यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम कर दें। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर एक चीज़ आप सोच सकते हैं बैलेंस इसको ऐसे करने के अलावा भी आप एक तरीका है इसको करने का। ये मैंने 3 लिखा हुआ था अभी, राइट। तो 3 मोल हाइड्रोजन है, 3 मोल क्लोरीन है, 1 मोल एल्यूमिनियम है। अब क्या सीन है कि एल्यूमिनियम ने तो जब तीनों चार्जेस बैलेंस करके कंपाउंड बना लिया हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ये 2 हैं, ये तो गैस में चले गए हुए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ये आप इधर नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो आयन है और ये तो कंपाउंड है। तो लिहाजा सीन क्या होने वाला है, एक और हाइड्रोजन चाहिए ना ताकि हम इसको क्या कर लें, गैस बना लें। तो एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, साथ उसके क्या आ जाएगा, एक और क्लोरीन। तो अब ये दोनों हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 मोल बन जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि क्लोरीन अब आ गया, राइट। तो दैट क्लोरीन नीड्स टू बी अटैच्ड विद दी एल्यूमिनियम। तो 2 मोल एल्यूमिनियम कर देते हैं, एल्यूमिनियम आ जाएगा +3 के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन का चार्ज 1 है और इसका चार्ज, तो फिर डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और क्लोरीन चाहिए होगा, ठीक है। टोटल कितना क्लोरीन और चाहिए होगा, 2 और चाहिए होंगे ना, ऐसा ही है ना, 2 और क्लोरीन चाहिए होंगे, राइट। ये आज तो नज़र नहीं आ रहा आपको, यहाँ लिख लेता हूँ। तो अब इस तरीके से क्या होगा, ये तीनों क्लोरीन फिर मिल जाएंगे किसके साथ, और फिर यहाँ पर आपको डेफिनेटली जब आपने ब्लैक क्लोरीन 3 है तो यहाँ ब्लैक हाइड्रोजन 1 ही है, तो हाइड्रोजन भी तो 3 होंगे ना। एक ब्लैक हाइड्रोजन तो ब्लू हाइड्रोजन से मिल गया ना, तो ये ब्लैक मिल जाएंगे और दैट विल मेक अस आइडिया ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप देखें ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, लुक एट दैट। समझ रहे हैं, जब सिंगल मोल स्टोरी क्रिएट हो जाए तो आप बैलेंसिंग से भी इसको बराबर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए टफ जा रहा होगा एंड आई होप कि आप रिवाइज, मैंने बिल्कुल सही बातें आपसे शेयर की हैं, आप थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा सुन लें, आपको समझ में आएगी इंशाल्लाह। चले, ये रिएक्शन हो गया एंड होप कि आपको पता लग गया होगा क्या हुआ। चले मैं थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिकली भी करके बताता हूँ हुआ क्या इस रिएक्शन में। हुआ ये कि इसमें HCl पड़ा हुआ था बीकर में, एक तेज़ाब, ठीक है, HCl, और उसमें आपने क्या डाल दिया, HCl में एल्यूमिनियम मेटल डाल दिया, राइट। अब एल्यूमिनियम मेटल डालेंगे, याद रखिएगा कोई भी मेटल, याद रखिएगा ये जर्नल बात है, मेटल एसिड से जब मिलता है तो सॉल्ट बनता है और गैस बनती है, ये बात याद रखिएगा। अभी भी याद होगा आपको, जब आपने HCl का रिएक्शन किससे किया, एल्यूमिनियम से किया, तो आपने भी क्या बनाया, सॉल्ट बनाया,
AlCl3 है ना, AlCl3 सॉल्ट बनाया और साथ क्या बनाया, गैस बनाई। तो यहाँ पर जब आप धात डालेंगे, इसमें मेटल डालेंगे, तो फिर क्या होगा, इसमें बबलिंग होगी। बबलिंग किसकी होगी, हाइड्रोजन गैस की, और नीचे बॉटम में आपको AlCl3 बनता हुआ नजर आएगा, पीपीटीज नीचे बैठेंगे। तो ये रिएक्शन है रियलिस्टिक वर्ल्ड में, लैब में अगर आप करना चाहें। ओके, सो ये हो गया। चलें अगला करते हैं। अब अगला रिएक्शन क्या समझा रहा है हमें कि आपने HCl लेना है और बीकर में, अब की बार जो है आपने इसमें एल्यूमिनियम नहीं डालना है, बल्कि क्या डालना है, कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। इसे हम चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। तो आप जब HCl का रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो आयनाइजेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों को ना ये देखने में लग रहा होता है ये बड़ा बोरिंग सा है लेकिन जब टेस्ट के लिए बैठते हैं ना आप, तो रिएक्शन आपको पता होते हैं, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, प्रोडक्ट नहीं पता होती। तो ये मेरा मेथड वहाँ पे बड़ा काम आता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को ईजिली लिख सकते हैं। चलें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन आ गया और क्लोराइड आयन आ गया, और साथ क्या आ गया, कैल्शियम आयन आ गया, और क्या आ गया, कार्बोनेट आयन आ गया। अब यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ के चार्जेस सेम है, तो क्या किसको इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है कि इसको करना है, हाँ जी, क्योंकि क्लोरीन की कमी है, तो लिहाजा यहाँ 2 मोल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। अब ये दोनों क्लोरीन किससे मिल जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। और ये जो कार्बोनेट है -2 चार्ज रखते हैं, ठीक है, ये HCl भी आएगा ना, क्या ख्याल है। तो लिहाजा ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या बनेगा, H2CO3 है ना, ये 2 हाइड्रोजन और कार्बोनेट क्या बन गया। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी ये प्रोडक्ट में बनेगा, पिछले रिएक्शंस में भी मैंने आपको बताया कि इसकी जगह क्या लिखोगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे। तो ये नहीं लिखना आपने प्रोडक्ट में जब भी ये बनता हुआ नजर आए। इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है, वी यूज टू कॉल इट एज अ कार्बोनिक एसिड। अब ये जब आप कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी, और वाटर इसके अंदर ही रह जाएगा, और नीचे सॉल्ट कौन सा बैठेगा बॉटम में। तो ये पीपीटीज कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट के आपको मिलेंगे। ये रिएक्शन हमारा दूसरा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। ये रिएक्शन विद कार्बोनेट्स हो गया ना, ये रिएक्शन विद मेटल्स हो गया ना। अब चलते हैं रिएक्शन विद बेस। अगर HCl को देखें, अब उसका रिएक्शन किससे करना है, बेस से, तो ये तो रिएक्शन कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। पता है क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, और यहाँ से सोडियम पॉजिटिव है और हाइड्रोक्सी नेगेटिव है। यहाँ का नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव से मिलेगा, प्रोडक्ट में क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, सोडियम क्लोराइड बनता हुआ नजर आ रहा है, और साथ क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, वाटर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया क्लियर हो रहा है कि हमें जो प्रोडक्ट में चीज़ मिल रही है ना, वो ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो प्रोडक्ट में जो चीज़ मिल रही है ना, वो एसिड है और ना वो, तो एक न्यूट्रल चीज़ मिल रही है हमें। प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रही है, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट में कोई न्यूट्रल चीज़ बनती हुई नजर आए, तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आप याद रखिएगा, बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आएगा आपको, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। तो ये सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड वाटर बन गया। ये तो ईजी सा रिएक्शन था आई थिंक। तो ये तीनों रिएक्शंस कर दिए। अब हम चलते हैं कैल्शियम सल्फाइड रिएक्शन विद सल्फाइड्स के अंदर, सल्फाइड्स एंड इसको करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट HCl विद कैल्शियम सल्फाइड। ये भी आसान सा ही रिएक्शन है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको करके देखते हैं। सो यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, ये तो आपको याद हो गया होगा है ना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे कैल्शियम क्या होगा, +2, और सल्फाइड क्या होगा, -2। यहाँ का पॉजिटिव अगेन किससे मिलेगा, 2 मोल करना पड़ेगा ना। अब ये क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वंस अगेन। अब ये सल्फाइड किससे मिल जाएगा, हाइड्रोजन से, तो H2SO3 बनेगा। और याद रखिएगा, जब भी प्रोडक्ट में H2SO3 बने तो आपने वाटर लिख देना है
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिख देनी है। तो यानी कि जब भी आप क्या डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय क्या डाल रहे हैं इस दफ़ा आप कैल्शियम सल्फाइड डाल रहे हैं, तो अब जो गैस बाहर आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही है, और नीचे जो बॉटम में सॉल्ट बैठ रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड ही है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट डालने से भी वही सॉल्ट बना था, कैल्शियम सल्फाइड डालने से भी वही सॉल्ट बना है, और वाटर बीच में कुछ रह जाएगा इसके। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया, राइट। सो चलते हैं अब अगले रिएक्शन की तरफ। सल्फाइट वाला भी कर लिया, याद रखिएगा ये नाम आपने पहली दफ़ा सुना होगा, कैल्शियम सल्फाइट। क्या नाम है इसका? अब इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट कह लो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब HCl का रिएक्शन करेंगे हम सोडियम बाइसल्फाइट के साथ। अब सोडियम बाइसल्फाइट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? अब H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, यहाँ से सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और बाइसल्फाइट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव किससे मिलेगा? नेगेटिव से मिलेगा, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। और ये जो हमारे पास बाइसल्फाइट है ये इससे मिलेगा, क्या बनेगा? H2SO। एग्री नहीं कर रहे? ये देखें H और ये H, 2 H हो गए ना, और यहाँ पर सल्फाइड आ जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल नहीं हो जाएगा? चार्ज कैंसिल हो जाएगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया। और इसकी जगह क्या लिखने हैं हमने? हाँ जी, इसकी जगह पहले भी बताया था पिछली इक्वेशन में कि आपने पानी लिख देना है और सल्फर डाइऑक्साइड लिख देनी है। तो यानी आप अब कैल्शियम सल्फाइड की जगह क्या डाल रहे हैं? सोडियम बाइसल्फाइड डाल रहे हैं। तो गैस कौन सी मिल रही है एक मरतबा फिर? सेम गैस। और अब जो सॉल्ट बन रहा है वो सोडियम क्लोराइड बन रहा है ना, और पानी में पानी मिक्स हो रहा है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ दिस रिएक्शन कि HCl जो है इसके आप मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। चलें अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स की तरफ, और यूजेस समझते हैं एसिड्स की, और मिनरल एसिड्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ एसिड्स का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक सवाल बोर्ड में आता है कि नेम मिनरल एसिड्स। तो जिनमें जो मतलब बहुत से मिनरल एसिड्स होते हैं, जिनमें H2SO4, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चूंकि सल्फेट एक मिनरल से हासिल होता है, नाइट्रेट मिनरल से, जिस तरह सोडियम क्लोराइड एक मिनरल है ना, तो उससे क्लोरीन निकाल लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट होता है, तो सोडियम नाइट्रेट से क्या निकाल लेंगे? नाइट्रेट निकाल लेंगे और उससे एक एसिड तैयार करेंगे, नाइट्रिक एसिड होता है। और इस तरह से सोडियम सल्फेट है, एक मिनरल है, तो उससे क्या निकाल लेंगे? सल्फेट निकाल के, मतलब सल्फ़र वगैरह, तो उससे गंधक का तेज़ाब बनाएंगे। मिनरल्स यानी मट्टी वगैरह जो होती है, इसी से तेज़ाबों की तैयारी की जाती है। कोई मैजिक नहीं है, कोई सुपरफिशियल कोई बात नहीं है जो आप समझ में नहीं रहे। मिनरल्स याद रखें सॉल्ट्स को कहते हैं। मिनरल्स किसे कहते हैं? ये जो पानी पीते हैं ना आप, इसमें मिनरल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। खाली पानी, बारिश का पानी जमा कर लें बाल्टी में, पी लें, बीमार हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स ही नहीं है। तो लिहाजा मिनरल्स जो होते हैं ना, आपके ब्लड को आयंस, आपके ब्लड में आयंस चाहिए होते हैं। अगर आपके ब्लड में आयंस नहीं होते तो फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में ये जो लग गए हैं ना, ये पानी के प्लांट्स लग गए हैं, ये जो चाचा रशीदे का पानी का प्लांट और चाचे गामे का पानी का प्लांट, तो ये खुद डालते हैं, पहले पानी को ज़ीरो करते हैं, फिर खुद सॉल्ट डालते हैं और बेड़ा गर्क कर देते हैं पानी की कुदरती सलाहियत का, और पानी का बोतलों में भर भर के आवाम को पिलाते हैं, पियो जी, ये तो हमारा पानी है, हमने बनाया है ये। तो ये अच्छा नहीं है। जो कुदरती पानी है वो सबसे बेहतरीन है। फ़िल्टर मतलब ज़मीन में जो आपने पानी निकाला है ना, उसको फ़िल्टर कर लें, साफ़ कर लें और फिर पी लें उसको आप, क्योंकि ज़मीन में अल्लाह ताला ने मिनरलाइजेशन की है, पानी में मिनरल्स मिलाए हैं। आप खुद कहें जी मैंने प्लांट बना लिया जी, मैंने ज़ीरो वाटर करके, मतलब उसमें सारे सॉल्ट निकाल के, अब फिर मैंने ज़ीरो कर दिया उसको, अब मैं उसके बाद मेरे पास ना बहुत ज़्यादा डब्बे हैं मिनरल्स के, मैंने उसमें इतना कैल्शियम डाल दिया, इतना सल्फेट डाल दिया, मेरी कंपनी का नाम है नेस्ले वाटर की कंपनी। देखें
आप नेस्ले का पानी भी 1 हफ्ता पिए, 2 हफ्ता पिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमें नेचुरल वाटर की आदत है हमारी बॉडी को। हमें आयंस चाहिए ब्लड के अंदर, मिनरल्स चाहिए। तो वो अब देखो कोई पीएचडी भी कर रहे इसमें स्टडी कर करके, लेकिन फिर भी जो अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह की कुदरती निज़ाम है, उसका कोई रद्दो-बदल नहीं है। तो लिहाजा मैं आपको बता रहा हूँ आज के टॉपिक में मिनरल्स के बारे में, और किसके बारे में? मिनरल एसिड्स के बारे में। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इनको याद रखिएगा, दे आर गुड मिनरल एसिड्स। अब मैं चलता हूँ यूजेस की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे यूजेस ऑफ एसिड्स की। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत से फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। तो फर्टिलाइजर्स में अमोनियम सल्फेट को याद रखिएगा, और इसके अलावा कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। इसको सुपर फॉस्फेट इसलिए कहते हैं कि इसमें फॉस्फोरस की मिकदार ज़्यादा है। इसके अलावा धमाका खेज मादे बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव, पेंट्स के अंदर, डाइज, कलर करने के लिए, ड्रग्स, दवाइयों में, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लेड एक्यूमुलेटर्स यानी कि लेड बैटरीज में, या सिंपली आप कह लें बैटरीज। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और तेजाब है नाइट्रिक एसिड। ये तो तेजाबों का बादशाह भी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहते हैं, तो H2SO3 जो है ये भी एक एसिड है, इसे हम सल्फरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फरस एसिड। और इसी तरह से यहाँ पे अब नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड जो है इसका इस्तेमाल भी फर्टिलाइजर्स बनाने में है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप मजीद बात करें तो धमाका खेज मादे बनाने के लिए, पेंट्स में, ड्रग्स में, ये खास तौर पे याद रखिएगा। इचिंग डिज़ाइन में बोर्ड में एमसीक्यू भी आपको आएगा, यहाँ से डन एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा कि भाई यूजेस बताएं एसिड्स की। लास्ट टाइम बहुत दफ़ा सवाल आता है कि नेम द एसिड यूज फॉर दी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, यानी फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए तेजाबों के नाम बताएं। तो उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड का नाम भी लिख सकते हैं, अभी आपने अमोनियम नाइट्रेट बनाया तो आप नाइट्रिक एसिड का नाम भी याद रख सकते हैं। अब ये इचिंग डिज़ाइन एंड कॉपर प्लेट्स का मतलब है कि कॉपर प्लेट होगी, उस पर आपने इच कर दिया है के, और अगर आप नाइट्रिक एसिड से गुजार के निकालेंगे बाहर तो कॉपर पे एक निशान बन जाएगा, एक तस्वीर बन जाएगी, दैट इज़ द इचिंग डिज़ाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में एमसीक्यू आता है कि कौन सी इचिंग डिज़ाइन के लिए तेजाब इस्तेमाल होता है, तो दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम क्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी क्लीनिंग ऑफ मेटल्स में होता है, यानी धातुओं को साफ करने के लिए। इसके अलावा टैनिंग इंडस्ट्री में बड़ा इस्तेमाल है। टैनिंग इंडस्ट्री चमड़े की इंडस्ट्री है, चमड़ा बनाने के लिए HCl का इस्तेमाल होता है। तो HCl से चमड़े को साफ किया जाता है, उसको उसको खूबसूरत किया जाता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल है HCl का, यानी HCl को आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, यानी कि जो इंक्स बनती हैं, आपने देखा अखबार की इंक होती है जो पूरे अखबार को प्रिंट करती है, और फिर आपको पता है कितनी ज़्यादा प्रिंटिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, सारी की सारी डिफरेंट इंक्स बनाने के लिए HCl का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज़ प्रिंटिंग इंडस्ट्री यूज़। आगे चलते हैं, मज़ीद एसिड्स को देखते हैं और उनके इस्तेमालात को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बता रहा था सल्फरस एसिड के बारे में। चले अभी मैं इनके यूज़ बताता हूँ आपको एसिड्स के। एक और हमारे पास एसिड है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नाइट्रिक एसिड। अगर इसमें से ऑक्सीजन कम कर दी जाए, यानी HNO3 की जगह HNO2 कर दिया जाए, तो दैट बिकम्स नाइट्रस एसिड। तो ये था नाइट्रिक एसिड, IC लगा हुआ है, OUS लगा हुआ है, ये फ़र्क है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस वक्त मैंने आपके सामने 2 तेजाब और लिखे हुए हैं, दैट इज़ बेसिकली द बेंजोइक एसिड एंड द एसिटिक एसिड। तो ये मैं बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, और दूसरा भी ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड। एंड आई होप कि आप इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे भी नोटबुक पे और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब बेंजोइक एसिड का क्या काम है? फूड को प्रिजर्व करना। एसिटिक एसिड का क्या काम है? फूड को प्रिजर्व करना। लेकिन याद रखो, फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए जो है एमसीक्यू आएगा तो एसिटिक एसिड है, बेंजोइक नहीं है। तो फ्लेवरिंग ऑफ एसिड का बड़ा एमसीक्यू बोर्ड में आता है कि फ्लेवरिंग फूड के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है तेजाब, तो वो आप याद रखो, एसिटिक एसिड। इसके अलावा ये भी बड़ी दफ़ा बोर्ड में एमसीक्यू आता है कि जो भीड़ होती है, मतलब येलो कलर का एक कीड़ा होता है, भेड़ होती है, जो अगर वो काट जाए आपको
तो फिर आप क्या करें, तो क्योर मीन इलाज कर सकते हैं आप, सिरका लगाएं तो भीड़ से इलाज हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको ना कुछ तेज़ाबों के नाम बताता हूँ जो कि नेचुरली अकरिंग तेज़ाब हैं, यानी कि कुदरत में पाए जाने वाले तेज़ाब हैं। तो उनसे कौन कौन से फ़ायदे हासिल किए जाते हैं, या कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर कौन सा तेज़ाब पाया जाता है, इसकी बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। तो लिहाजा ये मैं कर लूँगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे ज़रा बेसिस की तरफ, बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने वैसे आपसे बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात कर ली है, अब मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एसिड्स की भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवा दी हैं, अब मैं बेसिस की भी करवाऊंगा, बल्कि एसिड की मैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको और करवाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ H2SO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, मैंने HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं करवाई। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अभी करवा देता हूँ। उसके बाद मैं बेसिस की करवाऊंगा। तो बेसिस में हमारे पास बहुत सी बेसिस हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 बेसिस हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको करवाऊंगा। तो पीछे मैं ज़रा सा स्किप कर गया हूँ, HCl की मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं करवाई, सिर्फ मैंने H2SO4 की करवाई हैं, और मैं आगे यूजेस पे आ गया हूँ। बहरहाल मैं आपको अभी HCl की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, बल्कि उससे पहले मैं आपको ज़रा फ्रूट्स और उनमें पाए जाने वाले तेज़ाब सारे बता देता हूँ, नेचुरली अकरिंग एसिड्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा एसिड की, और फिर बाद में बेसिस की। ये तो प्यारे बच्चों नेचुरली अकरिंग एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हम मिनरल एसिड्स की बात कर लेते हैं। बोर्ड में मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, H2SO4 मिनरल एसिड है, और बताएं HCl है, HNO3 मिनरल एसिड है, H3PO4 मिनरल एसिड है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड भी मिनरल एसिड है। तो याद रखिएगा, बहरहाल ये 3 आपकी किताब में दर्ज हैं, और भी बड़े से होते हैं, मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूँ कि याद रह जाए। हाँ चलें, अब ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ एसिड्स के नाम बताता हूँ और उनकी सोर्स क्या वो बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। ये कुदरती एसिड है सिट्रिक एसिड। ये कहाँ से मिलेगा आपको, लेमन से मिलेगा, सिट्रस फ्रूट से मिलेगा, और सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हैं, ऑरेंजेस वगैरह। इसके अलावा लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड जो है वो आपको मिलेगा किसमें, मिल्क में मिलेगा, ठीक है। सॉर मिल्क मीन फटा हुआ दूध, खराब दूध। इसके अलावा हमारे पास एक और एसिड है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस तरह रहेगा, और फॉर्मिक एसिड जो है ये आपको मिलेगा वैस्प स्टिंग में या फिर हनी बी के स्टिंग में। स्टिंग डंग को कहते हैं, डंग। ये जो भेड़ होती है, भेड़ अगर आपको काट दे तब भी हो जाता है मसला, ये फॉर्मिक एसिड होता है। और इसका इलाज ये होता है कि जब आपको ये वैस्प काट दे या कोई भेड़ काट दे, तो इसका इलाज ये होता है कि लोहा वगैरह अपनी स्किन पे लगा लें, आपका इलाज हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा मेरे ख्याल में फॉर्मिक एसिड एक आंट में भी होता है, राइट, आंच में भी फॉर्मिक एसिड आपको मिलेगा, ये भी सोर्स है। इसे हम वैसे पंजाबी में कहते हैं कक्की कीड़ी, राइट। एक येलो कलर की छोटी सी कीड़ी होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है, कपड़ों में छुपी होती है, जब आप पहन लेते तो फिर काटती है आपको, वो बड़ी बेचैनी होती है। एंड पंजाबी में को लगा तप्पड़ बन जाती है, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके बाद चलते हैं अगले एसिड की तरफ जी, ब्यूटारिक एसिड। क्या स्पेलिंग है, ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड जो है ये मिलेगा आपको रेंसिड बटर में। रेंसिड बटर का मतलब है कि खराब मक्खन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एसिड है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड की बहुत से सोर्सेज हैं, अनराइप ग्रेप्स हैं, आई थिंक सो। इसके अलावा आपने इमली खाई होगी, टैमरिंड, और इसके अलावा आपको कच्चे सेबों में भी मिलेगा। इसके अलावा एक और एसिड है, दैट इज कॉल्ड मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आपको मिलेगा एप्पल्स में, और ये बोर्ड में एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपको आना है
याद रखिएगा, ये बोर्ड में आपको एमसीक्यू आना, मैलिक एसिड जो है वो कहाँ से मिलता है, किस फल से मिलता है, तो या एप्पल में कौन सा एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। तो ये जो अनराइप एप्पल्स होते हैं उनमें तो बहरहाल ये ऑप्शन तो दिया नहीं होगा टार्टेरिक एसिड का, मैलिक एसिड का ऑप्शन दिया होगा, तो आपने मैलिक एसिड भूलना नहीं है, ठीक है। चलें, इसके अलावा आपको मैं और बताता हूँ, हमारे पास आता है यूरिक एसिड, ये आपको यूरिन में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यूरिन में एक और कंपाउंड होता है, वो एसिड नहीं होता, उसे हम यूरिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यूरिया, दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ये मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। बुटारिक एसिड का फॉर्मूला 4 कार्बन वाला एसिड है, 1 2 3 4, ये बुटारिक एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं आप, और क्या हमारे पास? स्टेरिक एसिड, STARIC, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको फैट्स में मिलेगा, फैट्स कहते हैं चर्बी को, तो चर्बी में आपको स्टेरिक एसिड मिलेगा, ये सब बच्चों ने याद रखना है, राइट। तो आई थिंक सो ये हमारे पास थे सब एसिड्स और उनके सोर्सेस, यानी कि कहाँ से मिलते हैं, ज़राए। तो इसके अलावा और भी होते हैं बहुत से एसिड्स, नेचुरल एसिड्स, और अगर मैं बात करूँ एक और नेचुरल एसिड की, दैट इज़ सिरका, दैट इज़ एसिटिक एसिड, ये लिखना चाहिए था इनको, एसिटिक एसिड। ये आपको प्लांट से हासिल होता है नेचुरली, बाकी इसको लैब में भी बनाया गया, ठीक है। ये नहीं कि मतलब प्लांट से ही हम ले गए, लैब में भी बना लिया इसको लैब में बनाया था सिट्रिक एसिड को, आई थिंक सो कोल्बे ने बनाया था, राइट। कोल्बे वॉज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट जिसने सिट्रिक एसिड बनाया था 1845 में। यूरिया बनाया था कोई 1828 में फ्रेडरिक होलर ने, तो फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फिर सिट्रिक एसिड बना था, तो ये काफ़ी कदीम एसिड है, ये भी बताऊँ मैं आपको। जो सिट्रिक एसिड है ये काफ़ी ऑर्गेनिक एसिड है, काफ़ी पुराना एसिड है, राइट। चले, हमने नेचुरल एसिड्स की भी बात कर ली, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ बेसिस। रिएक्शंस ऑफ बेसिस की हम बात करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की अगर बात करें तो हम बात आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जिस तरह कि हमने एसिड की बात की ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन से नाम इंपॉर्टेंट हैं बेसिस के जो हमने अभी स्टडी करने, ठीक है। चले, सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये वाली बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं नाम लूंगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं एक और नाम लूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन देयर इज पोटाशियम, ठीक है। वी यूज टू से इट पोटाशियम, तो सही प्रोनाउंसिएशन वैसे पोटासियम है, पोटासियम, कैल्शियम नॉट कैल्शियम, दैट कैल्शियम। चलो बहरहाल पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ज़्यादा लोग इसको शियम कहते हैं, वैसे शियम और सीएम के अंदर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, तो वैसे आपको बता रहे हैं कि बोलना क्या चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको इनके कॉमन नेम्स भी हैं, कॉमन नेम्स में आप इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको आप कास्टिक पोटाश कहते हैं, लिख लें आप, और इसको आप स्लेक्ड लाइम कहते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें और ये बातें मेरी अभी दर्ज कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर तीनों के कॉमन नाम नहीं आते तो बड़ा अनफेयर कर रहे हैं, ये बेसिस बड़ी मशहूर बेसिस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मशहूर बेसिस हैं, जिनमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपकी बुक में यूज़ दिया हुआ है इसका। इसके अलावा हमारे पास और भी बेसिस के यूज़ जो है वो मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो बेसिस के यूज़ में इनका जिक्र है, तो इनका मैंने जिक्र मज़ीद आपसे कर दिया, ठीक है। ये भी बेसिस मौजूद है। बहरहाल
टॉपिक अभी जो हमारा है वो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने टेस्ट करनी है किसकी बेसिस की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अगर हमने टेस्ट करनी है, सबसे पहले हम कास्टिक सोडा की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट कर लेते हैं कि आखिर कास्टिक सोडा यानी कि एक मिक्सचर बना लेते हैं। लेट्स टेक अ बीकर। अब बीकर में अगर मैंने लेट्स से दैट कास्टिक सोडा का मिक्सचर बना लिया, यानी हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली, पानी डाला और हमने क्या बना लिया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर कास्टिक सोडा का अगर सोल्यूशन बन गया तो इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। देखें, इसमें हम सबसे पहले तो मिक्स करेंगे, वी हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ बीकर्स, तो हमने इसमें सबसे पहले मिक्स करेंगे अमोनियम क्लोराइड और देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर हम कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीकर में एक और हमने लेट से बनाया हुआ मिक्सचर, तो इसमें हम डालेंगे एक और कंपाउंड दैट इज़ नोन एज कॉपर सल्फेट। फिर मैं एक और बीकर कास्टिक सोडा का बना लूँगा। तो एनीवे ये वही बेस है जो साबुन में इस्तेमाल होती है। इसमें जिंक क्लोराइड डाल के देखूँगा क्या होता है। तो मैं बहुत से रिएक्शंस कर सकता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन फर्स्ट, कि अगर मैं लेट्स से दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसमें मैंने क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर मैंने इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दिया तो आखिर क्या होने वाला है, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रहे हैं। रिएक्शन विद क्या लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग इसकी, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। इस रिएक्शन की हेडिंग क्या होगी, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अब इसका क्या रिएक्शन होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये Na पॉजिटिव है और OH क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ से अमोनियम क्या होगा, पॉजिटिव, और क्लोराइड क्या होगा, नेगेटिव। तो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ सोडियम और क्लोरीन। तो क्या प्रोडक्ट में बनता हुआ नजर आएगा आपको, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या साथ बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैं इतना बता चलूँ, ये एक अनस्टेबल स्पीशी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक हो जाएगी अमोनिया गैस में और वाटर में। तो बस आप इतना सा मेमोराइज रखें इस बात को। तो हमने ये पहला केमिकल रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, यानी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कर दिया अमोनियम क्लोराइड के साथ और हमने प्रोडक्ट्स हासिल कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हो गया, सॉरी अमोनियम क्लोराइड के साथ। अब हम इसके रिएक्शन देखते हैं कि जो हमारे पास कास्टिक सोडा है, इसके मैं कुछ आपको सीरीज ऑफ रिएक्शंस जल्दी से करके दिखाता हूँ। टोटल वैसे भी मैं इसको नाम दूंगा प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का, इन रिएक्शंस को नाम दूंगा प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो ये टोटल रिएक्शन है 1 2 3 4 5 6 रिएक्शंस हैं। तो ये 3 मैंने लिख दी हैं, 3 अभी बाद में लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ इसके साथ रिएक्शन, यानी देखें अब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बीकर में लिया हुआ है, अब मैं कॉपर सल्फेट डाल रहा हूँ इसके अंदर। तो क्या होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैंने कास्टिक सोडा लेना है और मैंने क्या डाल देना है, जिंक क्लोराइड दूसरे बीकर में डाल देना है, और तीसरा मैंने बीकर एक और लेना है और उसमें मैंने क्या डाल देना है, आयरन क्लोराइड, हम फेरिक क्लोराइड भी कहेंगे। तो लेट्स चेक इट आउट, इसमें सब में रिएक्शंस में क्या होता है। आपको बस यही चाहिए होता है, नीचे जो मैं रफ अमल कर रहा होता हूँ वो आपको समझाने के लिए होता है, वो आपने अपने टेस्ट में नहीं करना है या अपने बोर्ड के पेपर में नहीं करना। ये जो आयंस बनाता हूँ ना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए होते हैं। तो डोंट बी फुलिश, आप बेवकूफ़ मत बनिएगा। ये आयंस बस आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको करता हूँ। अदरवाइज़ आपको सिर्फ जो बोर्ड में लिखनी है वो क्या लिखनी है, इक्वेशंस, और ब्लैक पेन से इक्वेशंस लिखें सबसे ज़बरदस्त रहती हैं, क्योंकि ब्लैक पेन का इस्तेमाल ज़रा इक्वेशंस को अट्रैक्टिव बनाता है। सो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसके आयंस बना लेते हैं, राइट। सो लेट्स मेक दी आयंस, राइट। सो लेट्स मेक दी आयंस, ओके। सो लेट्स मेक दी आयंस, ओके। यहाँ पे क्या बनेंगे, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सी। यहाँ पे भी क्या बनेंगे, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सी। यहाँ पे भी क्या बनेंगे, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सी। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर पॉजिटिव 2 बनेगा और सल्फेट नेगेटिव 2 बनेगा। यहाँ पे जिंक क्या बनेगा, पॉजिटिव 2, और क्लोरीन के 2 आयंस हैं। यहाँ पे आयरन पॉजिटिव 3 बनेगा, क्योंकि क्लोरीन के 3 आयंस आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखिए क्या सीन होने वाला है, यहाँ का
जो पॉजिटिव है यहाँ के नेगेटिव से मिलने की कोशिश करेगा, क्या ये मिल पाएगा? द आंसर इज नो। चार्ज तो सेम होना ज़रूरी है। तो लिहाजा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेस को बढ़ा देता हूँ, राइट, ताकि मैं पूरा कर लूँ चार्ज को। अब देखें ये मैंने 1 मोल और बढ़ा दिया, ब्लैक से कर दिया, तो दैट मेक्स एन आइडिया। अब दोनों का मिलाकर देखो चार्ज हो गया ना -2, और फिर इसका +2, तो ये चार्ज क्या हो गया, आपस में क्या हो गई, ये कैंसिल हो गए चार्ज। अब एक कॉपर और कितने हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, एक कॉपर और ब्रैकेट लगा के 2 हाइड्रोक्सी, और देखो यहाँ पे 2 सोडियम, ऐसे ही है ना, और 2 सोडियम होंगे यहाँ पे, और क्या होंगे, 1 सल्फेट होगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, सोडियम, 2 सोडियम और 1 सल्फेट लिखूंगा, सो दैट इज सोडियम सल्फेट। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। और साइंसदानों ने ये देखा है कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसका कलर ब्लू होता है। मतलब ये देखो ना, अगर कॉपर सल्फेट डाला ना आपने इसमें, तो आयन एक्सचेंज हो गए, कॉपर ने हाइड्रोक्सी से रिएक्शन कर लिया, सोडियम ने सल्फेट से, तो अब सोडियम सल्फेट आपको बैठता हुआ नज़र आएगा और मिक्स होता हुआ नज़र आएगा आपको कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, और पूरा सोल्यूशन आपको क्या नज़र आएगा, ब्लू। ब्लू क्यों होगा कि जब आपने मिक्सचर लिया था वाइट था, कॉपर सल्फेट जो था वो भी वाइट कलर का था, लेकिन जब आपने इसमें मिक्स कर लिया सोल्यूशन ब्लू हो गया। तो जब सोल्यूशन ब्लू हो गया तो आप सोच रहे हैं यार ये ब्लू कैसे हो गया भाई, तो भाई इसमें ब्लू इसलिए हो गया क्योंकि ब्लू कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बन गया। तो मतलब आपने ए लिया, बी लिया, तो ए भी वाइट कलर का था, बी भी वाइट कलर का था, जब दोनों को आपने मिक्स किया सी और डी बन गया। अब जो सी है ना वो ब्लू कलर का है, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, चेंज आएगा ना उसके अंदर। जिस तरह आप दूध वाइट लेते हैं और उसमें पत्ती डाल देते हैं काले कलर की, और चाय रहती है ब्राउन कलर की, तो ये क्या चक्कर है, आपने तो ब्लैक कलर लिया, वाइट कलर लिया, तो चाय ब्राउन कलर की कैसे हो गई? तो अंदर कोई ब्राउन कंपाउंड ऐसा बना है जिसका कलर क्या है, ब्राउन है, और हमें पसंद भी आता है, वी यूज टू ड्रिंक इट। तो सोडियम सल्फेट पानी में मिक्स रहेगा, ये वाइट ही रहता है। पीपीटीज बन गए। चलो आगे देखो, यहाँ पे जिंक क्या है, फिर एक मरतबा +2, हाइड्रोक्सी क्या है, -1। तो क्या करने वाले हैं हम, इंक्रीज कर देते हैं सोडियम को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और OH -1, तो ये आपस में मिल जाएंगे कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। और ये क्लोरीन मिल जाएंगे किसके साथ, दोनों के दोनों, ये वाला क्लोरीन इसके साथ मिलेगा और ये वाला क्लोरीन इसके साथ मिल जाएगा, सोडियम के साथ, 2 मोल सोडियम क्लोराइड। द इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये वाला पीपीटी जो जिंक हाइड्रोक्साइड का है ये वाइट पीपीटी है, तो मतलब ये वाइट ही रहेगा, सोल्यूशन वाइट था तो वाइट ही रहेगा, तो यू डोंट नीड टू वरी। चलें अब चलते हैं इस रिएक्शन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड फेरिक क्लोराइड। अब ये फेरिक क्लोराइड का वैसे ऑलरेडी कलर होता है, ये वाइट कलर का सॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। बहरहाल अब क्या सीन होने वाला है, अब यहाँ से हमें क्या होगा, यहाँ से आयरन जो है वो किससे मिलना चाह रहा है, तो मिलेगा इससे, मिल तो सकता है लेकिन चार्जेस सेम नहीं है ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 3 मोल कर दो ना, ताकि 3 हाइड्रोक्सी आ जाए ना, क्या ख्याल है। साथ मजबूरन 2 सोडियम भी इजाफे में लाने पड़ेंगे ना, 3 सोडियम, 3 हाइड्रोक्सी, 3 सोडियम ये रहे, और 3 हाइड्रोक्सी ये रहे, तीनों हाइड्रोक्सी किससे मिल जाएंगे, आयरन से मिल जाएंगे। क्या बन जाएगा, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, FeOH होल थ्राइस, ठीक है जी। और साथ जो है क्या बन जाएगा, साथ ये क्लोरीन मिल जाएगा सोडियम से, ये भी क्लोरीन सोडियम से मिल जाएगा, ये भी क्लोरीन सोडियम से मिल जाएगा, तो 3 मोल क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, 3 मोल, बैलेंस भी हो रही है देखो साथ साथ। तो इसका क्या कलर होगा, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका ब्राउन पीपीटी कलर होगा, ये ब्राउन कलर के आपको पीपीटीज मिलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं भी एक बात आपको शेयर कर दूं यहाँ पे, ये जो मैं भी आपको कलर बता रहा हूँ इन प्रिसिपिटेट्स के, इन्हें प्रिसिपिटेशन कह रहे हैं हम इस अमल को, उसको कहते हैं प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है ज़र्रात, यानी ये ज़र्रात आपको बनते हुए नज़र आएंगे, यू नो। तो ये जो प्रिसिपिटेट्स हैं दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इनका कलर आपको याद रखना है। ये बोर्ड में आपको कम से कम ये MCQ आएगा जी, फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या कलर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या कलर होता है, ये आपको MCQ आएगा। और अगर आप इनके कलर भूल जाएंगे तो फिर आपका 0 नंबर आएंगे MCQs में, क्योंकि इस चैप्टर से MCQ निकलना है 1, और वो एक MCQ क्या निकलना है, वो तो इट्स अ लॉट ऑफ MCQs ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स।
तो लिहाजा आपने बेसिकली थोड़ा कोशिश करनी है कि MCQs को मेरे साथ साथ रहा मेरी मेमोरी में काफ़ी MCQs हैं, तो मैं आपको ना साथ साथ बताता रहता हूँ, तो आपने थोड़ा फॉलो करना है मेरी बात को, ठीक है। अब ये मैंने 2 बता दी हैं आपको, मैं आगे 3 रिएक्शन और करवाता हूँ आपको। इसके किसके रिएक्शंस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के। अभी हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन भी करना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी करना है। अभी मैं सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड का करवा रहा हूँ। पहले आपको याद है मैंने किसके साथ करवाया है? अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया है मैंने आपको। अब मैं करवा रहा था आपको प्रिसिपिटेट्स वाले रिएक्शन, जिसमें कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्शन करवाया है। अब अगले 3 रिएक्शन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स को जरा आपके लिए बोर्ड साफ कर दिया दोबारा, और मैं अब आपको ये रिएक्शंस करवाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज रिएक्शंस। इसमें क्या होने वाला है अब हम चेक करते हैं, राइट। अब आपके पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। इस बार आप क्या कौन सा सॉल्ट डाल रहे हैं? अब लेड नाइट्रेट PbNO3 आप इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। आयंस बनाते हैं। ओके, सो आयंस बनाते हैं। सो यहाँ पर किसके बनेंगे आयंस? ये तो आपको सबको बनाने आ गए होंगे भाई। अब अगर ये भी नहीं बनाने आ रहे ना, तो अपने लिए क्लैपिंग खुद ही कर लें आप। आई वांट कि आपको अच्छे तरीके से केमिस्ट्री आ जाए, राइट। सो लेड के ऊपर क्या चार्ज लगाऊं? अच्छा, इसका पता होना चाहिए चार्ज है इसका, दोनों में से एक का पता होगा ना, दूसरे का ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। लेट्स से दैट तुम्हें नाइट्रेट का पता है, नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1, तो अब 2 नाइट्रेट है तो 2 पे चार्ज क्या होगा? -2, तो ये एक ही है ना, तो इस पर क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, चार्जेस कैंसिल होते हैं ना। तो ये देखो 2 क्लोरीन, तुम्हें क्लोरीन का तो पता होगा ना चार्ज, 2 क्लोरीन है ना, नेगेटिव नेगेटिव। इस पर क्या चार्ज लगाओगे? +2। अब इसको सल्फेट का सबको ही पता होता है यार, सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? -2। और आयरन पे क्या होता है? और देखो भी यहाँ -2 है तो यहाँ, अच्छा आयरन मैंने आपको पहले भी बताया था, आयरन जो है वो +2 भी होता है और आयरन जो है वो +3 भी होता है। तो डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कैसे मेमोराइज रखना चाहते हो, ठीक है। आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं हम? चार्जेस को क्रॉस मैच। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है इससे मिल सकता है? तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा? 2 मोल करना पड़ेगा बेस को। अब मिल सकता है, राइट। क्या ख्याल है? तो क्या बनेगा? लेड हाइड्रो ऑक्साइड। एक और बेस पता लगी आज हमें, हाँ। और इस लेड हाइड्रोक्साइड का जो कलर है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज वाइट। इसका क्या कलर होने वाला है? वाइट होने वाला है। और उसके बाद ये सोडियम का नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है, सोडियम का भी नाइट्रेट के साथ है, तो क्या बनने वाला है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कितने मोल बनने वाला है? 2 मोल। तो ये आपने ऐसे ही बना देना, ठीक है। सो उसके बाद जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर क्लोराइड। अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन है। देखो यहाँ पे वही सीन हो रहा है, +2 चार्ज है, तो ये मैच नहीं कर रहा। तो क्या करना पड़ेगा? बेस को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कॉपर मिल सकता है, इससे क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। अभी बनाया था ना आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड हमने लगता है गलती से ले लिया। यहाँ पर हमें लेना चाहिए था कैल्शियम, राइट। कैल्शियम क्लोराइड था, तो लगता है कॉपर दोबारा, कॉपर पसंद आ गया लगता है मुझे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन कॉपर अगेन। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी वाइट पीपीटीज होंगे इसके, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? वाइट पीपीटीज होंगे। और यहाँ से ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ओ, दोबारा बन गया, सोडियम बन गया। लगता है थोड़ा सा, लगता है कोई बिजली आ गई कहीं पे। सोडियम क्लोराइड 2 मोल बनेगा, ठीक है। 1 मोल ये बन रहा है और 1 मोल ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अब क्या सीन होने वाला है? यहाँ पे भी वही सीन होने वाला है, ड्रॉबैक सीन है, क्योंकि आयरन ने मिलना है किसके साथ? हाइड्रोक्सी से। तो काम है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी करने पड़ेंगे, फिर सोडियम भी बढ़ जाता है साथ। अब दोनों मिला लो, क्या बन रहा है? FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, और साथ क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। और ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर होगा डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन। आप कहोगे सर ग्रीन सही है, ये डर्टी ग्रीन क्या होता है? डर्टी ग्रीन भी ग्रीन कलर की एक टाइप है, ठीक है। चले, सो ये हमने कर लिए रिएक्शंस, ये हमने कर लिए सोडियम के केमिकल रिएक्शंस।
और प्रेसिपिटेशंस में हमने 6 रिएक्शंस किए और एक अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया है। तो आपने वो सारे याद रखने, ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं, हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस कर लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी रिएक्शंस कर लेते हैं। अच्छा, एक मैं और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अभी जो मैंने इनके कलर आपको बताए हैं, एक मैंने आपको ब्लू कलर बताया है, एक मैंने आपको डर्टी ग्रीन कलर बताया है और एक कलर और बड़ा मशहूर किया है मैंने, ब्राउन पीपीटी। तो ब्लू, ब्राउन, डर्टी ग्रीन, इनके सॉल्ट्स बना के मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। वैसे डर्टी ग्रीन फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर होता है, फेरस हाइड्रोक्साइड का। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आप लिख दिए हैं, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका क्या कलर होगा, ब्लू। ये हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर होगा ब्राउन। और ये हमारे पास फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका कलर होगा डर्टी ग्रीन। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम ही है लेकिन हाइड्रोक्सिस का फर्क है बस, ठीक है। दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो चलो हाइड्रोक्साइड भी लिख देता हूँ, फिर तुमको सर पता नहीं खुद बोल तो देते हैं, लिखते नहीं है। तो मैं हाइड्रोक्साइड भी लिख देता हूँ। अभी तुम्हें लाइट नज़र आ रहा होगा ना कैमरे में, लाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। तो हाइड्रोक्साइड, तो कभी कभी लाइट भी देख लेना चाहिए कलर, रेड इज़ गुड वैसे, हाँ। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम रिएक्शन करते हैं कॉपर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, फिर हम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपसे रिएक्शन ऑफ बेसिस की। पहले मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सारे रिएक्शंस करवा चुका हूँ। अब हम करते हैं कुछ जो रह गए हैं। अब है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक पोटाश। इसको स्टूडेंट्स याद रखिए, कॉमन नेम कास्टिक पोटाश है। इसका रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, H2SO4 के साथ। तो बड़ा इजी सा रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि पोटाशियम का पॉजिटिव आयन बनेगा और हाइड्रोक्सी का नेगेटिव आयन, और यहाँ से आपको हाइड्रोजन आयन बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ से सल्फेट आयन बनेगा। ये पॉजिटिव आयन किसके साथ मैच करेगा, नेगेटिव के साथ। तो क्या ये मैच कर सकते हैं? क्योंकि चार्जेस सेम नहीं है, तो लिहाजा किसको बढ़ा दें, जिसका चार्ज कम होता है उसको बढ़ाना होता है। तो साथ हाइड्रोक्सी भी बढ़ जाएगा, तो लिहाजा 2 हाइड्रोक्सी हो गए और 2 पोटाशियम हो गए। तो इस तरीके से दोनों मिलेंगे और क्या बन जाएगा, पोटाशियम सल्फेट। और यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 मोल। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एसिड बेस के रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि न्यूट्रल चीज बनती है प्रोडक्ट में। ये सॉल्ट बना है और ये वाटर बना है, और आपको शुरू में क्या नजर आ रहा था, ए बेस और एसिड। एसिड और बेस के रिएक्शन से अगर सॉल्ट एंड वाटर बने तो हमेशा इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा, चाहे बेस कोई भी हो चाहे एसिड कोई भी हो। आपको याद होगा हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl इन दोनों का रिएक्शन किया था और इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था, क्योंकि बेस हमारे पास इस वक्त पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन पहले हमारे पास क्या थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस वक्त एसिड H2SO4 है, पहले हमारे पास एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो अब इसको भी बेस को और एसिड को मिलाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एक रिएक्शन और है, एक रिएक्शन जो और है उसमें हमारे पास है स्लेक्ड लाइम, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है उसको रिएक्ट करेंगे अमोनियम सल्फेट के साथ, तो आपके टोटल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे जो आपकी बुक में है। तो लिहाजा ये रिएक्शन आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो इसकी हेडिंग बनेगी रिएक्शन विद एसिड्स और उसकी हेडिंग बनेगी रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। तो हमारे पास बेस कौन सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये आम जुबान में इसको कहते हैं, याद रखिएगा। आपके लिए बोर्ड में MCQ आ सकता है, आपको बोर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, स्लेक्ड लाइम या कास्टिक पोटाश, बेसिस के नाम होते हैं। और
ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका रिएक्शन होगा अमोनियम सल्फेट से। ये अमोनियम है और ये सल्फेट है। सल्फेट पे चार्ज जो है वो 2 होता है, तो लिहाजा हम अमोनियम के साथ जो है ब्रैकेट के साथ 2 लगा लेंगे। अब ये हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हो जाएगा अमोनियम और ये भी हो जाएगा अमोनियम और ये हो जाएगा सल्फेट। यहां से आप कह लें कि कैल्शियम पॉजिटिव जो है किससे मिलेगा, सल्फेट नेगेटिव से, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और यहां से ये अमोनियम और ये हाइड्रोक्साइड मिलेंगे और क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहां से ये भी अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलेंगे और बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल बन जाएगा। और जब भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट में बनेगा, मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपने अमोनिया लिखना है और वाटर। तो 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड था तो 2 मोल वाटर बनेगा और 2 मोल अमोनिया बनेगा। एंड आई होप कि आप ये बात याद रखेंगे। तो बस ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट कि अमोनियम सॉल्ट का अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा अमोनिया गैस बनती है बेस के साथ। तो ये इसका मतलब, आपके पास अगर लेट्स से दैट बीकर है, इसमें हमारे पास बेस थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालकर मिक्स किया हुआ था हमने। इसमें अगर आपने अमोनियम सॉल्ट डाला है, कौन सा अमोनियम सॉल्ट डाला है, अमोनियम सल्फेट। तो आपने जब इसमें अमोनियम सल्फेट डाल दिया तो फिर आपको पैंदे में बॉटम में क्या कौन सा सॉल्ट बनता हुआ नज़र आया, कैल्शियम सल्फेट, और एक गैस निकलती हुई बाहर नज़र आई, दैट इज़ दी अमोनिया गैस। और बड़ी जहरीली सी गैस होती है, पंजेंट सी गैस होती है, ये बनेगी। अमोनिया गैस का इस्तेमाल जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए होता है। तो अभी हम यूजेस की बात कर लेते हैं एसिड्स की, और एसिड्स के कौन कौन से यूजेस हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। बेसिस के यूज़ की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बेटा ज़रा कभी लफ्ज़ आगे पीछे हो जाता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। मैंने एसिड्स कह दिया, आपने बेसिस याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम बेसिस की स्टडी कर रहे हैं तो यूज़ भी बेसिस के पढ़ेंगे ना बेटा, एसिड्स के तो नहीं पढ़ेंगे। चले, आई होप आपको समझ में आ गई। चले हम बात करते हैं बेसिस के यूज़। जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं आपसे हम अब यूजेस ऑफ बेसिस की। देखें बहुत सी हमारे पास बेसिस हैं, फिलहाल अभी मैंने 3 लिखी हैं और बाकी मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने है। इसको साबुन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होता यह है कि जो बेस होती है इसको लिपिड्स के साथ या कह लें आप फैट्स के साथ जो है रिएक्शन करवाया जाता है और फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ लिपिड्स बन जाते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ लिपिड्स बन जाते हैं और साथ जो है वो ग्लिसरीन ये बाहर आती है। ग्लिसरीन आपने देखा होगा कि मुंह वगैरह में छाले बन जाए तो इसका इस्तेमाल रहता है। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ये स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या समझाता है? ये बताता है कि ये सोप बन गया है, डिटर्जेंट्स बन गए हैं, सर्फ बन गया है। उसके बाद एक और बेस है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला रहेगा इसका। इसको आपको याद होगा, इसको हमने क्या बोला था? कास्टिक सोडा बोला था इसको हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसको हम बोलेंगे स्लेक्ड लाइम, क्योंकि जहां पे कैल्शियम आ जाता है वहां पे लाइम का लफ्ज आता है। आपने एक और सॉल्ट याद किया हुआ है CaCO3, दैट इज लाइमस्टोन। आपने एक और सॉल्ट याद किया हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम। तो ये बस आपने सारे कॉमन नेम्स याद रखने हैं। यह स्लेक्ड लाइम, इसका इस्तेमाल है ब्लीचिंग पाउडर पे। CaCl, OCl या CaO, Cl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ये आप याद कर लें या ये याद कर लें। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कैल्शियम और क्लोरीन जैसे चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली ब्लीचिंग पाउडर मैं आपको आगे जाके बनाना भी सिखाऊंगा। फिर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, पानी में कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, या फिर कह लें कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं कैल्शियम के सल्फेट्स या कैल्शियम के क्लोराइड्स। तो फिर इन सॉल्ट्स को हटाना होता है, पानी में से निकालना होता है।
तो फिर आप क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनके साथ, इसे हम कहते हैं क्लार्क्स मेथड। यानी क्लार्क नामी साइंसदान ने इसको और इसको मिलाया, रिएक्शन करवा के पानी को सॉफ्ट कर दिया। यानी जब पानी में ये सॉल्ट नहीं रहेंगे तो फिर पानी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये मैं आपको वाटर के चैप्टर में डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको पता है कि तेज़ाबी बारिश भी होती है, शायद इसका आपको अंदाज़ा हो कि जब एसिड रेन होती है तो फिर जो सॉयल है उसमें तेज़ाबियत हो जाती है। फिर वो अगर एसिड रेन कुछ पानी के रिजर्वायर के ऊपर हो रही है, जिस तरह लेक्स वगैरह, झरने, नदी नाले, तो वहाँ पर भी जो है पानी एसिडिक हो जाता है। तो आप साइंसदानों का मानना है कि अगर आप स्लेट लाइम डालेंगे सॉयल में या उस पानी में तो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन। यानी सॉयल एसिड है और बेस आप डाल रहे हैं तो अंदर सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, तो डेफिनेटली आपके पास ना सॉयल में एसिड होगा ना बेस होगी, सॉल्ट होगा जो कि चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होता है सॉयल को, पानी को भी। पानी में आपको पता है ना डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, जब आप पीते हैं पानी, ऐसा पानी नहीं आप पी सकते इसमें मिनरल्स ही ना हो, अगर आप वो पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। बारिश का पानी पिएं आप, बारिश का पानी 1 हफ्ता पिएं, उसके बाद आप थोड़े ढिल्ले पड़ जाएंगे। ढिल्ले से मुराद है कि आप थोड़े से वीक फील करेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि पानी में सॉल्ट नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी में ऊपर सॉल्ट कहाँ से आएगा, सॉल्ट तो ज़मीन से डलता है। तो लिहाजा जब बारिश नीचे गिरती है ज़मीन पे तो फिर ज़मीन वाला पानी मिक्स हो जाता है, सॉल्ट मिक्स हो जाता है, फिर आप पीते सही रहते हैं। आप मतलब कुएँ का पानी पिएंगे ना, वो ये थोड़ी कि बारिश का पानी हो रहा है तो उठा के पीना शुरू कर दिया आपने, दैट इज़ रॉन्ग। तो मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ, एक और बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कास्टिक पोटाश, ये इसका कॉमन नेम है। तो इसका इस्तेमाल है अल्कलाइन बैटरीज के अंदर, यानी एसिडिक बैटरीज भी होती हैं, आज के बाद याद रखिएगा बेस बैटरीज भी होती हैं, अल्कलाइन बैटरीज भी होती हैं। तो अब ज़्यादा कौन सी बिकती हैं ये आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक चील पागल हो गई है, वो काफ़ी बातें निकाल रही है, मैं से ज़रा पूछ के आया वो क्या कर रही है, और साथ साथ मैं आपको बोर्ड पे बाकी बेस के नाम उनके यूज़ बता देता हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे मजीद बेसिस की। अब इसमें आपने ये बेस शायद कभी ना देखी हो, लेकिन इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस फॉर्म में इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब भी आप ये कभी लफ्ज़ सुने ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आपने याद रखना है कि आपका जो स्टमक है, अल्लाह ने आपको जो स्टमक दिया है, किसी को छोटा किसी को बड़ा, तो इस स्टमक के अंदर एसिड पैदा होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, इसे हम एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर एसिडिटी हो जाए तो फिर आप क्या डालते हैं इसके अंदर? यस, सिरप की शक्ल में आप इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पीते हैं, ताकि क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि बेस और एसिड आपस में मिलेंगे, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा और आपके अंदर पेट में तेजाब नहीं रहेगा और तेजाबियत ख़त्म हो जाएगी। तो रिमूव, ये कह लें क्या लिखूंगा, न्यूट्रलाइज, क्या करेगा, न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द। इसके अलावा अगर आपको कभी शहद की मक्खी काट जाए, तब भी आप ये जो आपका होता है ना पेट में डालने वाला सिरप, घर में होता है मुंह में, आप वो शहद की मक्खी की जगह पे लगा दें, जैसे काटा है, यहाँ काटा जहाँ पे भी काटा है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो उसका असर है शहद की मक्खी का वो नहीं होगा। फिर आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस, फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल आता है। आपने कभी देखा होगा लाल कलर के सिलेंडर्स होते हैं, तो आप उसको दबाते हो तो फॉर्म बनती है बहुत ज़्यादा, और वो फॉर्म यही होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है, और ये आग बुझाने का काम करती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करते हैं, आपने वो लाल लाल कलर के सिलेंडर नहीं देखे, उनको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं, याद रखिएगा। ये हर बस के अंदर होते हैं, हर हॉस्पिटल में होते हैं, आप अमूमन इनको पेट्रोल पंप्स पे देखोगे, आपने मुंह में देखा भी होगा, अभी बाइक्स को मुंह में पेट्रोल पंप से आग लग जाती है, तो फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर लाकर, एक पाइप होता है उसके थ्रू, एक सिलेंडर होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करती है कि ये स्टेन्स को रिमूव करती है आपके कपड़ों में से। यानी कि आपके जो कपड़े हैं, आपको पता है कि जो लोहे का काम करते हैं लोग, वो जंगाल के अमूमन उनके कपड़ों को लग जाते हैं स्टेन्स, तो उनकी जो वाइफ होती है,
जो हस्बैंड जिनके जंगाल का काम करते हैं या वेल्डर का काम करते हैं, तो बेचारी औरत बड़ी परेशान रहती है। वो उसको पता नहीं होता मैं कपड़े कैसे धोऊं, इस बंदे के इतने गंदे कपड़े हैं, स्टेन वाले कपड़े हैं। तो उसको मैं मशवरा दूंगा, आप ये वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा कि वो क्या करे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक पैकेट मिलता है वो ले आए और कपड़ों को उसमें मिलाकर धोए। उससे क्या होगा, उसके कपड़ों में से क्या होगा, रिमूव स्टेन्स हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रीस स्टेन्स भी होते हैं। ग्रीस स्टेन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली कह लें कि ये जो ग्रीस होती है, वैक्स होती है, ये भी कपड़ों को लग जाती है, तो उसका भी काम अमोनियम हाइड्रोक्साइड अच्छा करेगा। सर्फ में मून डाल देते हैं, तो ऐसा सर्फ बाय करें जिसके अंदर ये होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बात करते हैं आपसे टेस्ट योर सेल्फ की, और टेस्ट योर सेल्फ को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 10.2। तो 10.2 जो है वो टेस्ट योर सेल्फ हम करेंगे। पहला सवाल किया जा रहा है, तो पहला सवाल है जी, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स व्हिच गैसेस इवॉल्व्स आउट। यानी कि जब तेजाब जो है वो कार्बोनेट के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा या बाइकार्बोनेट के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, तो फिर कौन सी गैस बाई रहेगी। याद रखें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट यानी दोनों ही कार्बोनेट्स ही हो गए ना, एक बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। मैं आपको शो कर देता हूँ जी। तो प्यारे बच्चों ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम कार्बोनेट अब एक सॉल्ट है, HCl के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो NaCl बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, निकलेगी। इवॉल्व का मतलब है निकलना, बाहर निकलना। यानी कि अगर आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में आपने क्या डाल दिया है, क्या डाला बीकर में, HCl आपने तेजाब डाला हुआ है, और ऊपर से आप इसमें क्या डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं, राइट। क्या डाल देते हैं अंदर, सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं। तो फिर अंदर सॉल्ट जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा दोनों का, ठीक है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। और फिर अंदर एक नया कंपाउंड बनेगा NaCl, नीचे बैठ जाएगा पैंदे में, बॉटम में, और फिर गैस बबलिंग होती हुई आपको नज़र आएगी। जितना बोतल खोलते हैं ना, तो इस तरह, तो फिर आप कह लें कि ये रिएक्शन होगा। तो बेटा ये देखें एक और बाइकार्बोनेट्स वाला भी दिखा देते हैं, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अब सल्फ्यूरिक एसिड, अब की बार बीकर में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। पहले कौन सा एसिड था याद है, हाँ, अब कौन सा एसिड है, H2SO4। अब भी सीन वही है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है और साथ पानी बन रहा है, और सोडियम सल्फेट जो है वो आपको बॉटम में बैठता हुआ नज़र आएगा। स्टूडेंट्स दूसरा सवाल ये किया जा रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टेंट विद एसिड्स। यानी कौन से सॉल्ट्स ऐसे हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे ख्याल से सल्फाइट जो रेडिकल रखते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जी, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स। तो देख लें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। तो बेटा वहाँ पर भी जो था सल्फर डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, इसलिए वो दिखा रहा था। पर जवाब इसका ये होगा कि कैल्शियम सल्फाइड जो है HCl के साथ रिएक्शन करे तो आपको देखें कैल्शियम क्लोराइड बनता हुआ नज़र आएगा, साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस नज़र आएगी बनती हुई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही सीन है कि आपने अब HCl बीकर में ले लेना है, फिर कैल्शियम सल्फाइड सॉल्ट आपको लैब से मिल जाएगा और उसको डालें आप HCl में, तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, वो नीचे बैठ जाएगा पैंदे में, जिस तरह ये मैंने आपको करके दिखाया था। और अब बनेगी कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। और साथ अगर आप सोडियम बायसल्फाइड ले रहे हैं, मतलब सल्फाइड रेडिकल ले लें ना, कैल्शियम का सल्फाइड ले लें या फिर सोडियम का बायसल्फाइड ले लें, तो एज अ होल आपको ये सारा रिएक्शन होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल था। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। गिव द यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो यूजेज सवाल आ गया, आपको पता ही होगा इसका जवाब क्या है। इसका जवाब ये है कि ये फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए काम आता है। जैसे अमोनियम सल्फेट, आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, ये अमोनियम है और ये सल्फेट है। ठीक है, तो यहाँ 2 भी लगाना आपने, चलें मैं सही करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, अब आपको नज़र आ गया होगा। उसके बाद कैल्शियम सुपर फॉस्फेट भी जो है एक सॉल्ट है जो कि फर्टिलाइज़र है, पौधों को नशोनुमा करने में हेल्प करता है। फर्टिलाइज़र ये होते हैं कि पौधों की ग्रोथ में जो केमिकल हेल्प करेगा ना, उसको फर्टिलाइज़र कहेंगे। ठीक है, पौधों की ग्रोथ में जो केमिकल हेल्प करेगा उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइज़र कह देंगे। तो लिहाजा अब ये मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का। क्या याद करेंगे आप? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का, इसको याद कर लें, इसको अपने दिमाग में बिठा लें। इसका फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि बोर्ड में तो आना नहीं है, आप बस खाली नाम ही लिख दीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल धमाका खेज़ मादे में
बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पेंट्स बनाने के लिए और ड्रग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। ये जो आपने देखा होगा घर में जो बैटरियाँ हैं, बैटरी हो तो साका ऐ लई काका, यानी कि ये जो बैटरीज अच्छी होती हैं चलो मजाक कर रहा हूँ, आप एक्साइड की ले लीजिएगा या फिर आप फोनेक्स की ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद होगी ले लीजिएगा। तो लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर भी तेजाब डलता है और वो भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 3 इस्तेमाल स्टूडेंट्स बताए आपको, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल है, एक्सप्लोजिव बनाने में या डाइज बनाने में इस्तेमाल है, या ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल है, सॉरी डाइज नहीं, पेंट्स और ड्रग्स। और तीसरा जो है, चौथा इस्तेमाल जो है वो कहाँ है, लेड एक्यूमुलेटर्स में, यानी लेड स्टोरेज बैटरीज में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स चौथा सवाल ये बता रहे हैं हमें कि नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये रिएक्शन है, इसमें हमने लेना है। तो स्टूडेंट्स वो पिछला रिएक्शन थोड़ा गलत था, ये ठीक रहेगा क्योंकि अल्कलीज बेसिस को कहते हैं। तो जब अमोनियम के सॉल्ट चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, अब की बार आपने बेस डाली हुई है बीकर में, ठीक है, कौन सी बेस डाली हुई है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्टूडेंट्स इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं इसको आम जुबान में, ठीक है। आप उर्दू बाजार से लेने जाएंगे तो कास्टिक सोडा मिलेगा आपको, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, उसको क्या समझ में आनी है आप क्या कह रहे हैं इसको, तो बहरहाल कास्टिक सोडा। तो आप इसमें डाल देंगे, मिला लेंगे, उसके बाद आप इसमें क्या डालेंगे, अमोनियम का सॉल्ट डालेंगे। क्या नाम है इस अमोनियम के सॉल्ट के, अमोनियम क्लोराइड, या फिर अगर आपको अमोनियम क्लोराइड नहीं मिला तो आपने क्या डालना है, अमोनियम सल्फेट। तो आपको बबल निकलते हुए नजर आएंगे, कौन सी गैस के, अमोनिया गैस के। सवाल ये किया जा रहा था कि विच गैस इज लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब है बाहर कौन सी निकल रही है, तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है, अमोनियम अमोनिया निकल रही है। सो जब हम अल्कलीज को रिएक्ट करवाते हैं किससे, अमोनियम सॉल्ट से। तो अमोनियम के 2 सॉल्ट याद रखिएगा, आपको बोर्ड में ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है, नेम 2 अमोनियम सॉल्ट्स। तो बहरहाल पूरे हॉल में अगर किसी बच्चे को भी ना आता हुआ तो फिर जवाब तो किसी को नहीं पता लगेगा। बहरहाल आई होप कि अब आपको आता होगा, ये रिएक्शन याद रखिएगा, राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है आपसे कि राइट डाउन द कलर्स ऑफ द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एक्वस कास्टिक सोडा विद द सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर, जिंक एंड फेरिक सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या सीन करना है, यहाँ पे हमने कॉपर, जिंक और फेरिक के सॉल्ट्स के साथ पीपीटीज के कलर को आइडेंटिफाई करना है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। और स्टूडेंट्स ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, ये पीपीटीज का रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास होगा जी, यहाँ पर हेडिंग लगा दें प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, और उसके बाद जो है आप ये रिएक्शंस लिख दें कि कॉपर के सॉल्ट के साथ जब कास्टिक सोडे का रिएक्शन किया तो आपको कौन से पीपीटीज मिले, ब्लू पीपीटीज मिले। उसके बाद जिंक क्लोराइड यानी जिंक के सॉल्ट के साथ आपने कास्टिक सोडे का रिएक्शन किया तो कौन से आपको पीपीटीज मिले, वाइट जिंक हाइड्रोक्साइड के पीपीटीज मिले। अगर आपने फेरिक क्लोराइड के साथ किया तो आपको ब्राउन पीपीटीज मिले। वैसे चलें आगे भी रिवाइज करें, तो यहाँ तक आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अगर आपने लेड के सॉल्ट के साथ किया है तो आपको वाइट पीपीटीज मिलेंगे। अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ किया है तो आपको वाइट पीपीटीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम कहते हैं इसको, लिख लीजिएगा बुक पे। उसके बाद फेरस सल्फेट के साथ आपने जब किया है तो आपको फेरस हाइड्रोक्साइड मिला है, डर्टी ग्रीन कलर का। स्टूडेंट्स आपको ये बोर्ड में एमसीक्यू आने हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से कलर हैं, ये बोर्ड के एमसीक्यू। कॉपर का कौन सा कलर होता है, तो ये बड़ी दफ़ा बोर्ड में सवाल आया है, एमसीक्यू आया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। स्टूडेंट्स अब अगला सवाल आपसे ये किया जा रहा है, विच इज़ दी 6th एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेम दी अल्कली यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। यानी कि अल्कलाइन बैटरीज में कौन सी अल्कली इस्तेमाल होती है, तो वो होती है कास्टिक पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स इसका नाम मैंने लिख दिया आपको, कास्टिक पोटाश या पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये देखें स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब स्टमक एसिडिटी का सवाल तो आपको चैप्टर के आगाज़ में मैंने बता दिया था, ऑर्गेनिक एसिड बेस सॉल्ट में शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज स्टमक एसिडिटी। तो ये क्या होता है, जब आपका पेट जो है वो ज़्यादा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना शुरू कर देता है, जस्ट बिकॉज के आपको प्रोटीन नज़र आते हैं, ख्वाब में नज़र आता है कि कोई आपका वलीमे पे जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको बोटियाँ याद आ रही होती हैं, या कोई पार्टी हो शाम में तो बहुत ज़्यादा चिकन वाले बर्गर्स पड़े हों सामने, तो इंसान सोच रहा होता है कि भाई देयर इज़ समथिंग गोइंग टुडे को जो मैं बहुत चिकन खाऊंगा। तो अगर आप मतलब बाद में ये पता लगता है कि बर्गर थोड़े थे, जितने लोग थे वो खा पी गए और आपके लिए बर्गर एक भी नहीं बचा। लेकिन मसला ये होता है प्यारे बच्चों
कि आपका जो पेट है वो ज़्यादा सारा एसिड बना लेता है, क्योंकि वो मेंटली तैयार हो रहा होता है कि मैंने इन सारे बर्गर्स को अपने पेट में डालना है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको मिलती है घर जाके सूखी हुई रोटी दाल मसरों के साथ। तो फिर जब आप उसको खाते हैं तो आपको हो जाती है एसिडिटी। आप कहते हैं ये क्या हुआ, मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है? हालांकि आपका मेंटल लेवल प्रिपेयर हुआ था बर्गर्स खाने के लिए, लेकिन मिली आपको सूखी रोटी मसरों की दाल के साथ। तो अब इतना ज़्यादा तेज़ाब पेट में होता है कि वो जलन होती है, वो आपके ना ईसोफेगस तक आता है। यानी कि ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी कि वो उठ उठ के जो है वो ऊपर की तरफ आता है। तो जब वो ऊपर की तरफ आता है तो उसका क्या मतलब है, आपको थोड़ी सी जलन महसूस होती है। तो जब आपको ये जलन महसूस होती है ना, इसे कहते हैं हार्ट बर्न। क्या कहते हैं? माई हार्ट इज़ बर्निंग। हाँ, क्या ख्याल है? लेकिन आपका हार्ट बर्न नहीं हो रहा होता, वो बेसिकली ईसोफेगस में तेज़ाब बर्न हो रहा होता है, जो आपने पेट को धोखा दे दिया। बहरहाल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप प्रॉपरली रेगुलर वे से अपना फूड डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और वजह है कि स्टमक एसिडिटी हो जाने की, कि आप लेट्स से दैट के मतलब पेट में तेज़ाब पैदा क्यों होता है? नॉर्मली पैदा भी होता है, डेफिनेटली कुछ भी खाएं तो पैदा तो होता है। तो वो बैक्टीरिया को मार देता है। बहुत से ऐसे फूड के अंदर ना आप बैक्टीरिया भी खा जाते हैं, जिस तरह आपको कच्चे आम खाने की आदत है, या फिर आपको कच्चे सेब खाने की, मतलब धोए बगैर सेब खाने की आदत। अंगूर वाले रेडी वाले से 2-4 वैसे पकड़े मुँह में डाल लेते हैं आप लोग। तो इसका मतलब ये सिंपल होता है कि वो गंदे अंगूर खा लिया आपने, उसमें बैक्टीरिया लगा हुआ था। तो लिहाजा उस बैक्टीरिया से फिर बचने के लिए आप क्या काम करते हैं? अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे क्या निज़ाम बनाया हुआ है कि आपके पेट में तेज़ाब रखा हुआ है, ताकि जब भी आप गंदा फूड खा भी लें, गलती से धोखे खाते होंगे, लेकिन अगर गलती से भी खा लें तो फिर क्या होता है कि वो आपका नेचुरली मतलब एक रेमेडी है कि आपके स्टमक में क्या पड़ा हुआ है, एसिड पड़ा हुआ है, उसको मार देता है बैक्टीरिया को। या फिर आप कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लें, आपको पता है गंदा पानी पिएंगे आप तो उसमें बहुत से बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं। कभी मैं आपको पानी जो आप पीते हैं ना, मैं उसमें माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा आपको और आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या पी जाते हैं, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और ये अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, या अल्लाह इतना गंदा पानी हम पीते हैं। तो इसलिए पानी साफ़ करके पीना चाहिए, फ़िल्टर का पीना चाहिए। अच्छा, अब यही सवाल आपको बोर्ड में आएगा कि हाइपर एसिडिटी क्या होती है या स्टमक एसिडिटी क्या होती है, या आपने सवाल तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी सवाल आ सकता है कि आखिर अगर आपको स्टमक एसिडिटी हुई है तो उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं। एक दफ़ा बोर्ड में सवाल आया था हाइपर एसिडिटी क्या होती है, तो अभी जो मैं आपको बता रहा था ये हाइपर एसिडिटी ही है कि अगर स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दे तो उसे क्या कहते हैं, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो एसिडिटी मीन एसिड का ज़्यादा होना, तो हाइपर एसिडिटी मीन कि आपको एसिडिटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। उसके बाद अगर एक और चीज़ मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि आपको समटाइम फीलिंग्स आती हैं कि आपको चेस्ट में पेन हो रही है, तो उसे हार्ट बर्निंग कहते हैं। तो ये भी आपको सवाल आ सकता है कि हार्ट बर्निंग क्या होती है, 2 नंबर का सवाल। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था मेरा, जो कि बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है बोर्ड का, कि प्रिवेंशन ऑफ हाइपर एसिडिटी क्या है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको हाइपर एसिडिटी ना हो तो क्या करना चाहिए। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब 2 बर्गर खाने हैं, मतलब 1 बर्गर खाना है तो 2 बर्गर नहीं खाने चाहिए। आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए पेट का अपने। रात को आप खा के सो जाते हैं और पेट में गुड़गुड़ होती रहती है सारी रात, दैट इज़ नॉट गुड। तो आपको जितना आप खा सकते हैं बस उतना ही खाना चाहिए। अगर हम दीनी लिहाज से भी देखें तो हमें इतना खाना चाहिए कि भूख बाकी रह जाए, यानी कि इतना खाएं। ये नहीं होगा पेट भर गया और 10-12 डकार मारे हैं आपने, बर्बिंग की है, और उसके बाद आप कहें जी मेरा तो पेट भर गया, तो ये काम ख़राब है। सो फैटी एसिड्स वगैरह और स्पाइसी फूड होता है ना, बिरयानी खा ली आपने, सिंधी बिरयानी या राफे बिरयानी, जो भी बिरयानी आपने खा ली, तो वो बिरयानी में बहुत से मसाले होते हैं। और देखो कुछ खालाएँ, फूफियाँ, ताइयाँ, मामियाँ, वो क्या करती हैं, ज़्यादातर मसाले डाल के अगर आपको बिरयानी खिला देती हैं, तो घर में आप कहते हैं सर मेरे तो बर्निंग हो रही है हार्ट में। तो वो बर्निंग क्यों हो रही थी कि मसालेदार चीज़ जब भी खाएंगे आपके एसिडिटी आपको होगी। ये एक वजह है। प्रिवेंशन यही है कि आप ये मसालेदार चीज़ें और ओवर ईटिंग ना करें, ये प्रिवेंशन है, ठीक है। तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। उसके बाद ये सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग करना चाहिए। अपराइट पोजीशन में 45 मिनट तक आपको रहना चाहिए। अब आप खाना खाते साथ ही लेट जाते हैं धड़म, जिस तरह आपको रमज़ान में याद होगा, जैसे ही खाना खाया नींद आ गई, तरावियाँ पढ़ने भी नहीं गए। तो लिहाजा ऐसा क्यों होता है कि जस्ट बिकॉज कि आप लेज़ी अपनी फीलिंग्स रखते हैं। तो लिहाजा आपको अपराइट पोजीशन पे रहना, जिस तरह ये आपको आदमी नज़र आ रहा है इस वक्त ये अपराइट पोजीशन पे है। तो अगर ये खड़ा हुआ है, राइट,
तो परपेंडिकुलर टू दी अर्थ रहना आपने ठीक है, पैरेलल टू दी अर्थ नहीं रहना आपने। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक प्रिवेंशन है। उसके बाद है जी कीपिंग दी हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, तकिया नीचे रख के आपने सोना है ताकि तेज़ाब मुंह से निकल के बाहर बेड पे ना गिर जाए, तो आपको काफ़ी अजीब फील होगा, आपका बेड गंदा होगा, चादर गंदी हुई होगी, तो बाद में पता लगागा जी राल टपकती रही सारी रात आपकी। तो इसकी वजह होती है कि अगर आप एलिवेशन नहीं करते, यानी सर को थोड़ा सा उठाकर नहीं सोते हैं। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स टू टेस्ट योर सेल्फ के भी सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा ये स्टमक एसिडिटी का टॉपिक रह गया था, मैंने सोचा ये भी करवा दूँ। अब चलें आपको एक और टॉपिक करवा देता हूँ, दैट इज़ बेसिकली नॉन एज इचिंग, राइट, आर्ट इन इचिंग। तो स्टूडेंट्स बोर्ड में बेसिकली ना आपको यहाँ से सवाल आएगा इचिंग क्या होती है, तो आप अपनी कमर में खारिश करने लग जाएंगे और कहेंगे सर ये देखें मुझे इचिंग हो रही है। तो ये वो वाली बेटा इचिंग नहीं है, ये कोई और इचिंग है। इचिंग से मुराद है कि आपको बेसिकली ना हो रहा है थोड़ा सा मतलब टांगों पे हो रहा है जोकिंग। आपने एक जो है ग्लास ले लेना है और ग्लास पे आपने ना एक ख़ास किस्म का मादा होता है, ये वैक्स स्टेंसिल कहते हैं इसको। जिस तरह आपको डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ रहा है ना, इस तरह का आपने इस पर क्या करना है, डिज़ाइन बना लेना किसी ग्लास पे। फिर आपने बेटा एक बीकर लेना है और बीकर में HF डाल देना और फिर उंगली डाल देनी, फिर आपको पता लगेगा HF आपकी उंगली के साथ क्या कर सकता है। चलो मजाक कर रहा हूँ। आपने बीकर लेना है और बीकर में क्या डाल देना है, आपने HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लेना है और फिर ये ग्लास डाल देना जहाँ से इचिंग डिज़ाइन आपने बनाया हो ना इसके ऊपर। तो जहाँ जहाँ इचिंग का डिज़ाइन होगा वहाँ क्या सीन हो जाएगा, वहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगा। और इसे हम कहेंगे जी द प्रोसेस ऑफ इचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री। और फिर वो आप दरवाज़ा अपना बनवाएं लकड़ी का, उसके अंदर उस गिलास को लगवाएं और खूबसूरत सा लगेगा आपको वो सारा गिलास। या फिर आप ऐसा करें कि उसको कोई दीवार पे आप उसको एज अ डिज़ाइन लगा लें, डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग लेवल। और ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपको एसिड गिर जाए आपकी स्किन पे, प्रिकॉशन भी लिखा हुआ आखिर में उन्होंने कि अगर आपकी स्किन पे कभी एसिड गिर जाए या फिर कोई मतलब शरारत हो जाए, किसी दोस्त ने एक छिड़के लगा दिए हों दो आपको एसिड के, तो फिर उसका हल ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी से अपने जिस्म को रिंस करें, साफ़ करें, वरना वो इचिंग आपको ना वो एसिड पता क्या करेगा, वो आपकी स्किन के अंदर तक जाना शुरू हो जाएगा। और जब वो आपकी स्किन के अंदर तक जाएगा तो फिर आप कहेंगे बल्ले बल्ले ये क्या हुआ, मतलब आपकी सारी स्किन जो है वो क्या हो जाएगी, सारी डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, एंड दैट इज़ नॉट गुड डील। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स पीएच का टॉपिक है एंड आई होप कि आप हमारे साथ रहेंगे। अभी वीडियो में हम ज़रा बोर्ड पे आ जाते हैं और पीएच के टॉपिक की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली पीएच का बनाएंगे। तो ये था हमारा अभी लेक्चर और आई होप कि इसको हमने वाइंड अप कर लिया विद टेस्ट योरसेल्फ एंड 2 इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस। और आई होप कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं ज़्यादा जोक्स प्ले करता नहीं हूँ, लेकिन जब कभी मूड अच्छा हो तो बच्चों को थोड़ा सा ज़रा एंटरटेन करने को अच्छा समझता हूँ। तो अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने इसकी बात ही नहीं की है चले फिर मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप मतलब पूरी बुक की वीडियोस देखना चाहें या चैप्टर की पूरी वीडियोस देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हमारे चैनल को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये घंटी का बटन दबाएं, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, सब्सक्राइब करें, कोई पैसा नहीं लगेगा। और थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है, अगर आप कोई लाइक का बटन दबा देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि चले मैं आपको लिए और वीडियोस बनाऊं, और इस तरह सारा मामला रहता है। सो अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का हमेशा अदब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बड़ों का अदब करेंगे तो ज़िंदगी में आप ज़्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि बड़े आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आप कामयाब हो भी जाएँ और बड़े आपके साथ ना हो तो आप कामयाबी में अकेले ही रहेंगे। तो इसलिए बड़ों का अदब लाजमी करें और दूसरों का ख्याल रखें, छोटों से प्यार करें। और एक मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, आपने आज अपने पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट लेके जाना है, ठीक है, बेशक 1 रुपये की 5 रुपये की कोई कैंडी ले जाएं आप और अपनी मदर को फादर को दें जाके, और उनको खुशी होगी कि चलें आप उनके लिए छोटा सा गिफ्ट लाएं। और छोटे मोटे गिफ्ट देते रहना चाहिए। चाइनीज़ से हमें सीखना चाहिए, चाइनीज़ जो है वो गिफ्ट देना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।